चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है आपको। उसको इक्वेशन रूप में जमाने के लिए ना पहले उसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? अ प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। वास्तव में आपने देखा होगा कि जो जितने भी प्लेनेट्स हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, उनका जो पाथ है वो एग्जैक्ट सर्कुलर न होकर के वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, बड़ा ऐसे घेरा बनाते हुए घूमते हैं। लेकिन मैथमेटिकल अभी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम उनको लगभग लगभग क्या मान लेते हैं, सर्कुलर मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी डिपेंड्स अपॉन, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्र पूरा करने में लगा हुआ जो समय है, लगने वाला जो समय टी है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट, मास एम ऑफ द सन, मास एम ऑफ द सन, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। आपको जमा के लिख देना है। ये देखो, ये जो टी है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आर पर डिपेंड है, एम पर डिपेंड है, और किस पर डिपेंड है? जी पर। आर पर, एम पर, जी पर। पावर नहीं पता, एबीसी लगा लो, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा लो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लेते हैं के, आर का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी। ठीक है। अब आप दोनों पक्षों में फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके आगे बढ़ेंगे। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूँ। जब एबीसी तीनों की वैल्यू आ जाए, जब उनको वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, उस समय के की वैल्यू यहाँ प्रश्न में आपको दी गई है, टेक द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज 2 पाई। तो के की वैल्यू 2 पाई अभी से रख लो, चाहो तो बाद में रख लेना, जैसे आपकी इच्छा। ठीक। तो जल्दी आप इसके आगे का कार्य कीजिए। जैसे इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चंस बताए, बस वैसे ही बनेंगे। किस तरह से बनाना है आप सभी को पता है। चलिए देख लीजिए इसको। यहाँ पे t का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो t बस होगा, यानी कि यहाँ पे m नहीं है, l नहीं है, तो उनका पावर 0। t को बस लिखेंगे यहाँ पे, t का पावर कुछ नहीं तो 1। के डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 2 पाई लेंगे, बाद में लेंगे। चलो इसको r क्या है, रेडियस, l लेंगे, पावर में क्या लेंगे, a। ये देखो a। m क्या है भैया, मास, मास का पावर कितना है, p तो b। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L3t-2। पावर में c है तो c लगेगा। ठीक है। अब चलिए m0 L0 t, चलो देखो ये किस क्रम में लिखा है, मतलब एम एल टी के क्रम में लिखा है। क्रम मतलब उसका वो जो लिखने का है ना भाई। तो यहाँ पर हम एम एल टी का पैटर्न ही लिखेंगे। ऐसे नहीं कि एल दिख रहा है पहले एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सुविधाजनक क्या रहेगा, एम एल टी के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे भी अपन एम को पहले लिखते हैं। चलो एम खोजो कहाँ कहाँ है। यहाँ एम का पावर कितना है, बी, तो यहाँ बी लिखूंगा मैं। और देखो ध्यान से, -1 इंटू सी होगा, तो क्या होगा, -c, तो b -c हो गया। क्लियर है कि नहीं है? चलो l का पावर कितना है, यहाँ पे a है, और कहाँ है l का पावर, 3c आ जाएगा, तो a प्लस 3c होगा। t का पावर -2c। कंपेयर कर लो पावर पावर को, तो कितना होगा बताओ, b -c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलिए l का पावर को कंपेयर करो, a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। टी का पावर को कंपेयर करो, -2c यहाँ पे दिख रहा है और वहाँ 1 है, तो 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहीं से देख लो आप, c की वैल्यू -1/2 आ रही है, देख लो आप। उस जब ये तीन चीजें तैयार हो जाए ना, एबीसी के इक्वेशन सब तैयार हो जाए, तो तुरंत आप उसको पहले पकड़ो कि जिसमें सिंगल चीज दिख रही है। देखो यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे ए और सी है, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ सी है। तुरंत ट्रांसफर करके सी की वैल्यू पहले निकाल लिए। क्लियर है? अब c की वैल्यू -1/2 आप यहाँ पे रखेंगे, इधर पलटाएंगे तो +1/2 हो जाएगी। ठीक है ना? नहीं, -1/2 रखोगे तो माइनस पहले से है, तो वहीं वो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, b और ये माइनस, और c की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2, तो माइनस माइनस +1/2, तो ओ हाँ, b का वैल्यू हो जाएगा -1/2। क्लियर है? तो b की वैल्यू और c की वैल्यू तो सेम सेम आ गई। अब बची कौन,
ए की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसा तो कर ही सकते हो कि देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए 3c को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3c, नहीं होगा, ये -3c और c का वैल्यू है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस और 3 एक कम 3, 3/2। क्लियर है? तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई, इसलिए आप इक्वेशन 1 में अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। चलिए इक्वेशन 1 की ओर पहुंचते हैं। ये के की वैल्यू अब मैं प्रश्न के मुताबिक 2 पाई लेने को कहा है तो मैं ले लेता हूँ। चलो अब अभी से ले लो, वैसे आपको एक लाइन लिखनी है, टेकिंग द वैल्यू ऑफ के, ऐसे लिख लेना आप लोग। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आर का पावर कितने लगाऊं भैया? 3/2। चलो आर का पावर 3/2 लगाइए। एम का पावर कितना लगाना है? -हाफ लगा दो। जी का पावर कितना लगाना है? -हाफ। अब ये इस रूप में आपका आंसर, ऐसे आंसर मत लिख देना, इसको थोड़ा अच्छे से सजा करके लाना। चलो t = 2 पाई। सुनो मेरी बात, बाई टू सब में दिख रहा है मेरे को, तो ये समझ जाओ कि ये रूट के अंदर आने वाले हैं सब लोग। खासकर इन लोग को तो ये लोग माइनस पावर वाले हैं। ये लोग कैसे वाले हैं? तो पहले तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि ये आर के पावर 3/2 हो गया, ये माइनस पावर वाले को नीचे उतारो, एम का पावर +हाफ हो जाएगा, जी का पावर +हाफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बता दो। ठीक है, अब देखो मैं रूट में कैसे लगाऊंगा इनको, ध्यान से देखिएगा। आर का देखो बाई टू सब में दिख रहा है। आर का पावर कितना बाई टू? 3/2। एम का पावर 1/2, जी का पावर 1/2। तो कुल मिलाकर के बाई टू कारण स्क्वायर रूट तो लगेगा ही लगेगा। तो ये देखो, या आप इसको ऐसा समझो, आर के पावर 3, एम जी पूरे के पावर में 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बता दो आप। आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो, आर के पावर के ऊपर पावर आपस में इंटू करोगे तो आर के पावर 3/2 तैयार हो जाएगा। एम और जी नीचे, एम का पावर 1/2 है, जी का पावर भी 1/2 है। अब इस 1/2 की जगह आप लोग क्या लिखते हैं? आपको सबको पता है ना भाई, क्या लिखते हैं बताओ? √r³ r³/mg। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारे सवाल इसके कर लिए। ठीक है, इसके पहले 2 सवाल आपने और देखे थे और ये तीसरा है।